हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या था, रिएक्टेंट में मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या कर रहे थे, डिस्प्लेस कर दे रहे थे, रिप्लेस कर दे रहे थे, लेस रिएक्टिव की जगह पर आ जा रहे थे, है ना। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डबल का मतलब क्या है, 2 बार, यानी कि ये काम एक बार नहीं अब 2 बार होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयन का, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। कहाँ पर होगा, रिएक्टेंट्स के बीच ही तो होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, आपको समझाने के लिए भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर ए बी और सी डी हम ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए पर क्या है, पॉजिटिव है, और बी पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, आयन है। ठीक है, सी पर पॉजिटिव इसी तरह, और डी पर निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव एक साथ आएंगे, पॉजिटिव निगेटिव एक साथ आएंगे, तो ए और डी यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, बी और सी एक साथ आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो Na2SO4 प्लस BaCl2, एक ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। और उसके बाद हम ले लेते हैं एग्जाम्पल PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये ले लिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम AgNO3 ले लेंगे प्लस AgNO3 ले लेंगे प्लस NaCl ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने ABCD लिया और यहाँ पर AD और BC बना, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव के साथ निगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरह से इसने बनाया। ठीक है, प्रोडक्ट ये बनाया। ये क्या होता है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के बीच में ही क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए यानी कि आप ये पॉजिटिव है ना, सोडियम क्या होता है पॉजिटिव और सल्फेट माइनस होता है, Ba क्या होता है पॉजिटिव और Cl क्या होता है माइनस। वैसे ही जो लेड होता है वो पॉजिटिव होता है, NO3 क्या होता है निगेटिव होता है, जो पोटेशियम होता है वो पॉजिटिव होता है, आयोडीन निगेटिव होता है, सिल्वर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, NO3 क्या होता है माइनस का चार्ज होता है, सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब जो पॉजिटिव है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, जो निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ba के साथ SO4 आएगा, BaSO4 हो जाएगा प्लस, और ये NaCl बनाएगा, लेकिन ये N2 है ये Cl2 है, तो 2NaCl यहाँ पर बनाएगा। क्या बनाएगा, 2NaCl। अब यहाँ पर Pb प्लस में है और I है, तो क्या हो जाएगा, PbI हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2KNO3 और ये PbI हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा PbI। ठीक है, और I2 है तो यहाँ पर I2 होगा। ठीक, अब देखिए Ag प्लस में है और Cl माइनस में, AgCl हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा NaNO3, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और NO3 क्या है निगेटिव है, तो NaNO3 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं NaNO3 को। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा AgCl हो जाएगा, AgCl। ठीक, तो यहाँ AgCl आ गया, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये लेड आयोडाइड है। ठीक है, ये NaCl कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, BaSO4 बैरियम सल्फेट। ठीक, तो आपको आई होप इसको आप नाम तो जानते ही होंगे ना, किसका क्या नाम है। अब देखिए अगर रिएक्टिविटी सीरीज से अगर आपको इसको पता करना होता तो रिएक्टिविटी सीरीज से भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम दिया हुआ है, ठीक है, तो सोडियम क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए सोडियम क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ आएगा, और BaSO4 क्या करेगा, सल्फेट बना लेगा। ठीक है, Ba सल्फेट बनाएगा SO4 के साथ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर Pb जो लेड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम, तो यहाँ हम देख सकते हैं पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए पोटेशियम लेड को हटा करके खुद आ जाएगा NO3 के साथ। ठीक है, और उसके बाद आप पोटेशियम तो चला गया ना यहाँ पे, तो Pb आएगा I के साथ। ठीक है, अब AgNO3 और NaCl में क्या होगा, जो सिल्वर होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है या सोडियम, तो जिससे कि हम देख सकते हैं सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए NO3 के साथ क्या आएगा, सोडियम आएगा, और NaCl AgCl एक साथ चला जाएगा। ठीक है, NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे हीट इन रिएक्शंस, यानी कि रिएक्शंस में हीट का क्या काम है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें से हीट इवॉल्व होती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये इवॉल्व करती है, और एंडोथर्मिक जो है वो हीट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। मतलब एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो C+O2 तो क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी। इवॉल्व का मतलब होता है निकलेगी, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट देनी पड़ेगी। जैसे हमने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट बताया था, उसमें हमें हीट को क्या करना पड़ा था, देना पड़ रहा था, और ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसमें टूटेगा, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन। ठीक है, फूड क्या होता है, खाना जो होता है वो ब्रोकन डाउन, टूटता है, और क्या करता है, रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है। इसीलिए आप देखेंगे दिन के टाइम क्या होता है, खाना खाने के कुछ टाइम बाद हमें बहुत नींद आती है। क्यों नींद आती है, वो रीज़न है कि फूड क्या होता है, टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से नींद आती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम लेंगे C6H12O6, जो कि क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 6 मोल लेंगे ऑक्सीजन के, तो ये हमें देगा 6CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। दोनों 6 मोल्स में देता है। और यहाँ हीट या फिर आप एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी यहाँ पर क्या होती है, निकलती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है दिन के टाइम। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो जैसे हम मीथेन गैस ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो जब मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, CO2 प्लस 2H2। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, CO2 प्लस 2H2, H2O होता है, और यहाँ हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। यहाँ पर प्लस हीट होती है, हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है। ठीक है, तो यही थे हीट इन रिएक्शंस। हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शंस आती हैं। एक आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी नंबर पे जो आती है वो रिडक्शन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो देखिए दो तरह की होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें दो तरह की रिएक्शन आती है। तो ये ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, और जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेके अगर हम आपको समझाएं, तो जैसे मान लीजिए हमने कॉपर और ऑक्सीजन ले लिया। कॉपर पे अगर हम ऑक्सीजन डालेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो CuO बन जाएगा यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसने ऑक्सीजन गेन करी, तो यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो दो चीज़ें क्या होंगी, लॉस करेंगी। क्या क्या लॉस होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और दूसरा किसका लॉस होगा, H2 का लॉस होगा। ठीक है, H2 का लॉस होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर इसको मिलती है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है। और गेन ऑफ ऑक्सीजन के होने से इलेक्ट्रॉन और H2 में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब अभी हम रिडक्शन समझ लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लेकर के रखा था, आपको समझा दिया। तो अब रिडक्शन में देखिए क्या होगा। रिडक्शन में जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें हाइड्रोजन डाल दिया। ठीक है, और इन सभी प्रोसेस में हीट देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी।
तो आप देखिए कॉपर ऑक्साइड पे जब हम लोग हाइड्रोजन डालते हैं तो ये क्या किस में ब्रेक होता है, Cu प्लस H2O में ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन थी तो Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, ठीक है, तो ये देखिए इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन था यहाँ पे तो दो चीज़ें लॉस कर रही थी, अब यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पर गेन होंगी। गेन कैसे होंगी, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन था ये हट करके H2 के साथ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उसमें क्या होता है, जब रिडक्शन होता है तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जब ऑक्सीडेशन होता है तब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ले लें और कार्बन ले लें, तो यहाँ प्रोडक्ट में हमें जिंक के साथ O नहीं मिलेगा और C के साथ O मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये O किसके साथ आ गया, C के साथ आ गया, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ आ गया। अब Zn के साथ जब ऑक्सीजन चला गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, रिडक्शन में होता है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जब रिडक्शन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा ना इसका। ऑक्सीडेशन जब होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये उल्टे होते हैं ना, अगर देखिए ऑक्सीडेशन है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट लगाइए, और अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यही था सिंपल सा। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। जब किसी मेटल पर मतलब मॉइस्चर या फिर एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे क्या कर देते हैं, उसे रस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस पर जंग लग जाता है। जैसे हम कोरोजन को अगर डिफाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन आ मेटल, जब एक मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, जो उसके पास में मौजूद होते हैं, सच एस, जैसे कि मॉइस्चर हो गया। मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर वेपर और ऑक्सीजन होता है। एंड या फिर क्या हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है ना, एसेट्रा, ठीक है। तो इट इज सेड टू कोरोड, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू कोरोड, इसे हम कहते हैं कि ये कोरोड हो गया है, ठीक है। एंड और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। मतलब ये है कि जब एक मेटल पर कुछ सब्सटेंसेस जो उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर, जो पानी में मतलब जो नमी होती है ना मौसम में, उसको मॉइस्चर बोलते हैं। तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है वैसे भी, ठीक है। एंड एसिड या फिर एसिड वगैरह, तो उससे क्या होता है, जो एलिमेंट होता है, मेटल होता है, वो कोरोड हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल ले तो इसमें एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे क्या होता है हमारे घर में अगर आयरन की चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग हो गई है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट हो गया, आयरन क्या हो गया, रस्ट हो गया है। लेकिन हम लोग टर्निशिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, टर्निशिंग हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर और सिल्वर के लिए। जब तांबे में जंग लग जाता है या फिर चांदी में, सिल्वर एजी में, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसकी टर्निशिंग हो गई है, उसमें रस्टिंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि लोहे में रस्टिंग मतलब जंग,
ठीक है। तो रस्ट हम लोग लोहे के लिए यूज़ करते हैं, आयरन के लिए यूज़ करते हैं, और CU और AG के टर्निशिंग यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। लोहा तो आप लोगों ने देखा होगा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है टर्निश रस्टिंग के बाद, और टर्निशिंग के बाद जो कॉपर यानी कि जो तांबा होता है वो किस कलर का हो जाता है, हरा पड़ जाता है। और जो चांदी AG सिल्वर जो है वो क्या पड़ जाती है, काली, ब्लैक हो जाती है, काली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये है कोरोजन पूरा। ठीक है, रेंसिडिटी देखने वाले हैं। तो ये क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है बासीपन। जब खाना बासी हो जाता है, बासी कैसे हो जाता है, जब हम उसको खुला छोड़ देंगे, ठीक है, बहुत टाइम तक के, तो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट और स्मेल दोनों उसकी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में। तो इस वजह से वो क्या कर देती है, उसे रेंसाइड कर देती है, और इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो क्या होता है, द टेस्ट और स्मेल, द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल का टेस्ट और स्मेल है वो क्या हो जाता है, जिसमें फैट और ऑयल होता है, फैट और ऑयल ही तो होता है फूड मटेरियल में, तो वो क्या होता है, टेस्ट और स्मेल उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, फैट या फिर ऑयल होता है, उसमें क्या हो जाता है, उसका टेस्ट क्या हो जाता है, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। देन तो यहाँ हम क्या बोल सकते, जब इसे हम क्या करते हैं, बहुत टाइम तक के छोड़ देते हैं उसको, when it is exposed to air, जब हम उसको ऐसे ही हवा में, मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, when it is exposed to air for a long time, लंबे समय के लिए जब छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, फूड रेंसाइड हो जाता है। देन फूड विल बी रेंसाइड, तो फूड क्या हो जाता है, रेंसाइड हो जाता है। ठीक, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, ये प्रोसेस कहलाती है रेंसिडिटी। और अगर हमें खाने को बासी होने से बचाना है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तो एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि ऐसा कोई चीज़ लें जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, या फिर एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जो हमें बाहर मार्केट में चिप्स वगैरह जो पैकेट में मिलते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। ठीक है, बैग्स ऑफ चिप्स, ठीक है, चिप्स के जो बैग होते हैं या आप पैकेट बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लश्ड विद N2 गैस, वो N2 गैस से भरे हुए होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन गैस उसमें होती है। अब देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, चेंज कैसा होता है, ये टेम्पररी होता है, चेंज इज टेम्पररी, ऐसा चेंज होता है ये कि टेम्पररी रहता है। ठीक है, और ये जो इसमें जो चेंज होता है केमिकल, ये कैसा होता है, ये परमानेंट, ये हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है, और ये जो होता है फिजिकल चेंज क्या होता है, ये रिवर्सिबल, यानी कि वापस अपनी स्टेट में आ जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। और ये जो होता है केमिकल चेंजेस, ये क्या होता है, इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में अपने, और इसमें क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं, इज फॉर्म। ठीक है, कोई नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नए सब्सटेंस क्या होते हैं, नए सब्सटेंस क्या होते हैं, फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होता है, इसमें सिर्फ ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, इसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती हैं। और यहाँ क्या होता है, केमिकल चेंज में क्या होता है, इसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल बोथ प्रॉपर्टीज आर चेंज, इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं, इसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक, तो केमिकल प्रोसेस जैसे इसमें ये टेम्परेरी चेंज होता है और ये केमिकल क्या होता है, परमानेंट होता है। जैसे हम पानी का, बर्फ़ का एग्जांपल ले लें तो आइस क्या होती है, आइस वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है और वाटर से फिर आइस बन जाती है। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। जैसे हम वुड ले लें या फिर पेपर ले लें, ठीक है, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं। वुड ले लें या फिर हम पेपर ले लें, तो अगर हम इसे बर्न कर देंगे, बर्न करने के बाद क्या होगा, हमें ऐसी मतलब राख मिलेगी, जो कि हम उसे राख से क्या नहीं कर सकते हैं, जो हम वुड या फिर पेपर लेंगे उसे बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, राख मिलेगी। तो उससे तो हम उसे वापस पेपर या फिर वुड नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, परमानेंट हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, वापस अपनी स्टेट में नहीं आता है, नए सब्सटेंस फॉर्म करता है और फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसमें टेम्पररी होता है, तभी तो पानी से बर्फ़ में और बर्फ़ से पानी बनता है, और रिवर्सिबल है, दोनों ही फॉर्म में आ जाता है, नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं, जो होता है उसी से जा कर के फिर अपनी स्टेट में वापस आ सकता है। सिर्फ फिजिकली ये देखने में अलग हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। यही है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस।